नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी का स्वागत है। दोस्तों, एक रिपोर्ट आई है। वो रिपोर्ट की जो रिकमेंडेशंस हैं, जो बातें बोली गई हैं, वो भारतीय के रूप में एज एन इंडियन बहुत चौंकाने वाली है। अब ऐसा नहीं होगा चौंकाने वाली बात है, क्योंकि ये हमें पता रहता है कि क्या है, ऐसा हमें पता रहता है। लेकिन एक बार फिर ये रिपोर्ट आई है तो कहीं ना कहीं ये शो करता है कि हम लोग, जो भी हमारा देश जिस डायरेक्शन में जा रहा है और जो ये ग्रोथ की बात की जाती है, डेवलपमेंट की बात हो रही होती है, उसका फायदा सबको नहीं मिल पा रहा जिस तरह से बताया जाता है, दिखाया जाता है या जो भी किया जाता है। तो एक रिपोर्ट है। रिपोर्ट क्या है, और ये बहुत एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, सारी बातें सुनिएगा, क्योंकि ये जो बातें आज बोलेंगे यहां पे सिर्फ एक टॉपिक का क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ करंट अफेयर्स का कोई फैक्चुअल सवाल नहीं है। फैक्चुअल सवाल भी आएंगे, एक दो बातें बता दूं कहां कहां फंसेगा, है तो करंट अफेयर्स। बट चाहे जीएस 1 हो, जीएस 2 हो, 3 हो या ऐसे हो, कहीं पर भी इस चीज को लिख दे, मतलब आप यूज कर सकते हो। तो जो आंकड़े हैं, जो फैक्ट्स है, जो बातें हैं, वो सब आप अलग अलग जगह पर इसको इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे बहुत गहराई में थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। हुआ ये कि एक मीटिंग होती है, जैसे आपको पता है कि दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग होती है, हर साल होती है। और यहां पर एक ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल नाम की कंपनी है। क्या नाम है? ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल कंपनी नहीं कहूंगा, ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ऑक्सफैम इंटरनेशनल कहते हैं, ऑक्सफॉर्म कह लेते हैं, ठीक है। अब ये इसने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जाकर एक रिपोर्ट पब्लिश की, एक स्टडी, इसका नाम है सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट। अब आप बोलोगे यार ये क्या है, क्योंकि हमने सुना है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये तो सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट की बात कर रहा है। तो मतलब ये दिखा रहा है कि जितने आप रिच होगे उतना आपके सर्वाइव हो जाने की, जिंदा रह जाने की संभावना बढ़ जाएंगी। तो हमने सुना था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उसकी तर्ज पे सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट की बात की जा रही है कि जितना आप अमीर होगे उतना ज्यादा आपके सर्वाइव कर जाने की, जिंदा रह जाने की संभावना बढ़ जाएंगी। और कुछ आंकड़े दिए हैं इस बात को लेकर जो अच्छे तो बिल्कुल भी नहीं है। पहला, इन्होंने रिपोर्ट दिया कि 1% ऑफ रिचेस्ट इंडियन, 1% यानी कि 1% ऑफ द रिचेस्ट इंडियन लगभग 40% भारत की वेल्थ पर उनका कब्जा है। यानी मात्र 1% जो रिचेस्ट इंडियन है, टॉप इंडियन है, उनके पास 40% का, मैं मोड़ कर 40% का वेल्थ का कंट्रोल है। अब देखिए कितनी ज्यादा डिस्पैरिटी है। लेकिन दूसरा जो रिपोर्ट है उसको देख, जो है स्टेटमेंट, उसमें तो आपकी और भी मतलब आपको दुख होगा। वो है कि बॉटम 50% जो लोग हैं, बॉटम 50% ने अमीर, मतलब कि बॉटम 50% जो लोग हैं वो मात्र 3% वेल्थ पे कब्जा किए हुए हैं। यानी कि जो हम बातें करते हैं इक्वालिटी की, डेवलपमेंट की, तो बातें वो प्रैक्टिकल नहीं दिख रही हैं। यहां पर 1% लोग 40% वेल्थ पे कब्जा किए हुए हैं और 50% बॉटम वालों के पास मात्र 3% वेल्थ है। अब ये शो करता है कि जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 75 इयर्स में आजादी के बाद अपनाई है, वो उतनी इफेक्टिव नहीं रही है। गरीबी दूर करने की बजाय गरीबी अभी भी है, या उसने अपना रंग चेंज कर लिया है। क्योंकि आंकड़ों में तो कहीं नहीं दिख रहा भाई कि हम जो है बराबरी पे आ गए या गरीबी दूर हो रही है। बात अभी यहां खत्म नहीं हुई है। ये तो आंकड़ा है जिसको आप इस्तेमाल करोगे कहीं पर भी, एसए में करोगे या जीएस के उसमें करोगे। अगर आपसे प्री में पूछ लिया है तो प्री में ये सवाल आप करना कि भैया ऑक्सफोर्ड रिपोर्ट में क्या बोला गया है। वैसे सरकार के खिलाफ ये रिपोर्ट है, सरकार पसंद नहीं करती है, कोई भी गवर्नमेंट इस तरह की रिपोर्टों को पसंद नहीं करती है। और आप देखिएगा कि जब ये रिपोर्ट आई है तो सरकार बोलेगी कि इसका जो फंडामेंटल्स हैं वो सही नहीं है, इंडिकेटर सही इस्तेमाल नहीं किए हैं, और हम इस बात को नहीं मानते हैं। वो जो बिल्कुल सही बात भी, कोई भी सरकार नहीं मानेगी, ठीक है। लेकिन आपको एक आंकड़ा इस्तेमाल करना है जब भी पुअर को लेकर या पॉवर्टी को लेकर, इनइक्वालिटी को लेकर सवाल आएंगे, तो आपको ये आंकड़े इस्तेमाल करने हैं।
जब आप ये सब चीजें मेंस में आपको उतने ही बेहतर तरीके से आपको आएंगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब थोड़ी सी और बातें करते हैं, क्या बात हो रही है। ठीक है, कुछ इंटरेस्टिंग रिकमेंडेशन दी, कुछ स्टडी किया उसने, रिकमेंडेशन बाद में स्टडी किया। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात देखिएगा, आपको बड़ा मजा भी आएगा और आप सोचोगे कि यार ये भी क्या चीज है, सोचने का तरीका है। जैसे उन्होंने बोला कि अगर हम सरकार अगर इंडिया के टॉप 10 रिचेस्ट लोगों के ऊपर मात्र 10 लोग, यानी कि अंबानी हो गया, अडानी हो गया, ठीक है, ऐसे टॉप 10 लोगों पर अगर उनकी जितनी वेल्थ है उससे 5% ही टैक्स लगा दें, जितना उनके पास पैसा है उसका मात्र 5% भी अगर हम टैक्स लगा दें, तो स्कूल भेजने का जो बच्चे जो स्कूल भेजने के जो खर्चा उठाते हैं वो पूरा का पूरा खर्चा हम इससे निकाल ले जाएंगे। यानी कि मात्र 5% अमीरों पर टैक्स लगा देने भर से सिर्फ 10 लोगों के ऊपर, ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 लोगों के ऊपर जितने हिंदुस्तान के बच्चे स्कूल जाते हैं हम सबको स्कूल भेज पाएंगे। अब देखो कहां कितना ज्यादा फर्क है। अगर कहते हैं कि छोड़ो 10 छोड़ो, हम खाली गौतम अडानी पे लगा देते हैं, हिंदुस्तान के नंबर 1 रईस आदमी और दुनिया के दूसरे तीसरे कभी करते हैं, दूसरे कभी तीसरे नंबर पर आते रहते हैं, सिर्फ उन पे हम टैक्स कितना टैक्स लगा दें, मात्र 2%। सिर्फ उनकी वेल्थ पर 2% टैक्स लगा दें तो लगभग 1,80,000 करोड़, 1,80,000 करोड़ रुपया इकट्ठा होगा, जो 50 लाख भारतीय मतलब प्राइमरी स्कूल के टीचर्स को एक साल भेजने के लिए होगा सफिशिएंट। यानी कि गौतम अडानी पे अगर 2%, मात्र 2% टैक्स लगा दें तो 50 लाख प्राइमरी स्कूल के टीचर्स को हम एक साल तक सैलरी दे सकते हैं, मात्र 2% उसकी वेल्थ पे लगा देंगे। तो जो आप लोग सी-टेट और यूपी-टेट करके नौकरी नहीं मिलती आपको, डंडे खाते हो, तो आप समझो कि क्या फर्क है। मतलब किस मुंह से आप क्या बोलोगे। आप देखिए, आप सिर्फ 2% पूरे, ठीक है। और दिखाते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इफ इंडियाज बिलियनियर्स आर टैक्स वंस एडेड 2% ऑन देयर एंटायर वेल्थ, यानी कि अगर जितने भी हिंदुस्तान के बिलियनियर्स हैं, अरबपति, उनमें सिर्फ एक बार उनकी वेल्थ पे 2% टैक्स लगा दें तो गवर्नमेंट को कम से कम 40,000 करोड़ इकट्ठा होगा। कितना होगा? 40,000 करोड़, जो कि भारत के जो मैल न्यूट्रिशन वाले बच्चे ना, जिनको कुपोषण का शिकार होते हैं, उनको ठीक करने का 3 साल का बजट बन जाता है। यानी कि भारत के जितने भी कुपोषित बच्चे हैं उनको 3 साल तक पौष्टिक खाना मिल सकता है, अगर सिर्फ सारे बिलियनर्स का सिर्फ एक बार टैक्स लगा 2%। इनइक्वालिटी, ये डेटा आप यूज करना, ये डेटा यूज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं मैं, ये मेंस के लिए बोल रहा हूं। इसको मजे के रूप में मत देखिए, इसको इस्तेमाल करना, स्मार्टली इस्तेमाल जब करोगे, जब यही कि अगर आपको प्रूफ करना पड़े कि हमारे देश में कितनी इनइक्वालिटी है, तो इस डेटा को रेफरेंस दीजिएगा। जब आप इस डेटा का रेफरेंस दोगे तो बेहतर लगेगा, अपनी बात रख पाओगे, तब आपको एहसास होगा कि हाँ क्या, तो आप जो कहना चाहते हो इस डेटा के माध्यम से कह पाओगे। ये मेंस लिखने का तरीका है, ठीक है। ए वन टाइम टैक्स ऑन 5% ऑफ टॉप रिचेस्ट बिलियनर्स अगर कंट्री पे अगर 5% लगा दें तो उसका डबल हो जाएगा, लगभग 1,37,000 करोड़ आ जाएगा, जो कि भारत सरकार को जितना भी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ठीक है, जो एक साल में खर्चा करते हैं उससे ज्यादा सिर्फ आ जाएगा एक बार 5% टैक्स लगा देने पर से। अब एक और पॉइंट लीजिए, बड़े जो सबसे दुर्भाग्य है, देखिए एक दुर्भाग्य और घर, अभी तो आपने देखा इनइक्वालिटी देखी ना, आपने इनइक्वालिटी देख ली रईस और गरीब में, अब आप गरीबों में भी देखिए क्या क्या सीन होता है। यहां पर आगे जेंडर इनइक्वालिटी, यानी कि महिला और पुरुष के बीच में कितनी गैर बराबरी है। क्या बोलता है ये? कहता है कि भाई जो ये फीमेल वर्कर्स पैसा कमाती हैं, एक ही काम है, अलग अलग काम नहीं, एक होता मेल वर्कर, एक होता फीमेल वर्कर। तो फीमेल वर्कर जो पैसा कमाती है, यानी कि एक इन्होंने कंपेरिजन किया, एक पुरुष अगर 1 रुपया कमाएगा तो उसी काम को करने में महिला जो है मात्र 63 पैसा कमाएगी। काम एक ही है, पुरुष करेगा तो 1 रुपया, महिला करेगी तो 63 पैसा, ठीक है। यह है जेंडर इनइक्वालिटी। तो कहीं पर अगर आपको औरतों के बारे में लिखना पड़े, इनइक्वालिटी के बारे में, कि उनके साथ क्या अत्याचार हो रहे हैं, इस आंकड़े का रेफरेंस आप दोगे।
ये मेंस इस तरह लिखा जाता है। अब एक और एंगल बड़ा इंटरेस्टिंग है, पिछड़ों के बारे में, एससीज के बारे में, शेड्यूल कास्ट हो गया या रूरल वर्कर, ग्रामीण में जो गांव में काम कर रहे हैं, ठीक है, उनकी हम बात करते हैं तो उनकी हालत और खराब है। यहां पे आपने 63-65 और औरतों ने कमाया, ये क्या करते हैं, ये मात्र 55 पैसा कमाते हैं। 1 पैसा मेल कमाएगा, 63 पैसा औरत कमाएगी। लेकिन अगर एससीज और नॉन एससीज की बात करते हैं तो अगर नॉन एससी या शहर का बंदा 1 रुपया कमाएगा तो एससी सिर्फ 55 पैसा कमा रहा है। कितनी ज्यादा गैर बराबरी है। और डिस्पैरिटी वाले क्वेश्चन, इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, चाहे महिलाओं को लेकर हो, जेंडर को लेकर हो, चाहे एससी एसटी ओबीसी को लेकर हो, पिछड़ों को लेकर हो, क्वेश्चन आते हैं। आपके पास आंकड़े हैं, इनको स्मार्टली यूज करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि ये तो हो गया। अच्छा, अब आप यहां देखो कि कोरोना आया, कोरोना के बाद अब बड़ी एक और मैं आपको एक एंगल देता हूं। मैं पैंडेमिक आया, पैंडेमिक नवंबर 2022 खत्म हो गया, ठीक है। 2022 में मतलब नहीं, पैंडेमिक शुरू होने से लेकर नवंबर 2022 तक, पैंडेमिक हुआ 19 में, ठीक है, ये 22 आ गया, मतलब 2-3 साल का समय। बिलियनियर्स के पास जो पैसा था वो 121% बढ़ा। मतलब कोरोना के टाइम के दौरान, लॉकडाउन के दौरान या लॉकडाउन खत्म होने के बाद थोड़ा बहुत जो समय था, उस दौरान इस 2-3 साल के अंदर जो अमीर थे वो और ज्यादा अमीर हो गए। अमीर थे, उनका 121% उनका वेल्थ बढ़ी है, 121%। वही हमारे देश में ऐसे तबका भी है जिनको घर पहुंचने के लिए आफत आ गई थी कि वो अगर मुंबई में काम कर रहे थे, दिल्ली में काम कर रहे थे, कहीं और काम कर रहे थे, तो बेचारे पैदल 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 वो घर गए हैं। और वो तो घर गए तो गए किसी तरह से, काम उनके पास है नहीं, काम उनके पास नहीं है तो क्या खाएं, क्या पिएं। तो क्या देखा हमने कि मनरेगा का जो एनरोलमेंट है वो बढ़ गया। अब वो सोचता है कि मनरेगा में ही हमें कुछ मिल जाए तो बढ़िया रहेगा, कुछ है ही नहीं। मतलब कि अगर कुछ आपदा आती है तो अमीर आदमी को उस आपदा से निपटने के पास ज्यादा संसाधन है और गरीब के पास कोई संसाधन नहीं है, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, कुछ नहीं है। और यह आंकड़ा आपको दिखा रहा है कि अमीर आदमी आपदा में भी अवसर ढूंढ रहा है, अमीर आदमी आपदा में भी अवसर उसको मिल जा रहा है। सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट, ठीक है। अच्छा, अब एक बार और जो बड़ा खराब, तो ये अगर आपको लगता है ये खराब है तो ये खराब नहीं है, इससे और खराब ही आएगा। क्या खराब है? हमें पता कि जीएसटी होता है, टैक्स लगता है। जीएसटी में सरकार हमेशा आंकड़े निकालती रहती है कि हाँ भाई हमने इतना कलेक्शन कर लिया, उतना कलेक्शन कर लिया, बताती रहती है। अच्छी बात भी है, लगभग कई महीनों से लगातार जीएसटी का जो कलेक्शन हो रहा है वो 1 लाख करोड़ से ज्यादा हो रहा है। हर महीने का 1-1.25 लाख से करोड़ से ज्यादा हो रहा है। बहुत अच्छी बात है, पेपर में छपता भी है, हम ताली बजा लेते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा नीचे आए इस रिपोर्ट के हिसाब से, वो क्या बोलता है कि जितना भी तुमने जीएसटी में कलेक्शन किया है उसका 64% जो कलेक्शन हो रहा है, मतलब जितना भी जीएसटी में आया उसका 64% जो है वो जो बॉटम 50% वाले लोग हैं वो लोग भर रहे हैं। मतलब जो जीएसटी कलेक्ट हो रहा है, सरकार बोल रही है और ताली बजाती है कि देखो हमने 1 लाख करोड़ का जीएसटी कर लिया, 1.25 लाख करोड़ का कर लिया, तो उस 1.25 लाख करोड़ के जीएसटी को जमा करने में ये बॉटम 50% यानी कि आधों से नीचे वाले, गरीबी से नीचे, वो लोग 64% तक का कंट्रीब्यूशन रहता है। समझ रहे हो आप लोग क्या हालत है? और बद से बदतर ये है कि जो टॉप 10 लोग हैं, टॉप 10, वो मात्र 3% जीएसटी देते हैं, मात्र 3% जीएसटी देते हैं। कौन? टॉप 10 लोग। मतलब बॉटम 50%, मतलब ऐसा कर लेते हैं, ये बॉटम 50% लोग जो हैं, ये बॉटम 50% ये कितना दे रहे हैं? 63% जीएसटी दे रहे हैं। और ये टॉप 10 लोग कितना दे रहे हैं? मात्र 3%। मतलब पैसा ज्यादा कमाएंगे भी, टैक्स भी कम देंगे हम, ठीक है, आपदा आएगी तो उसमें अवसर भी ढूंढ लेंगे हम,
ठीक है ना। फिर बोलेंगे साइन इन इंडिया, क्या बात है ना। तो आप ये देखो, डेटा है ये ऑक्सफैम इंटरनेशनल का। मैं नहीं कहता कि ये सच है, सरकार कभी नहीं मानेगी इसको। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप एज इट इज लिख लेना, या आपको सही प्रूफ करना ही है। हमारा मकसद सही प्रूफ करना नहीं है, हमारा मकसद है कि ये जो फैक्ट्स हैं, आप अगर एग्जाम में सवाल आए तो उस एग्जाम के सवालों में अगर आपको लगता है कि यहां पर डेटा इस्तेमाल करना चाहिए, इस डेटा को इस्तेमाल करके जेंडर इनइक्वालिटी, ठीक है, या सोशल इनइक्वालिटी, ठीक है, इस तरह की चीजों पे आप इस डेटा को इस्तेमाल कर पाओगे तो आपका एक एडवांटेज रहेगा। चलिए अब बात करते हैं, और बात कर लेते हैं। कुछ और बातें बोली उन्होंने क्या बोला कि भाई जो ना ये मार्जिनलाइज होते हैं लोग, कौन लोग, दलित, आदिवासी, मुसलमान, औरतें या इनफॉर्मल सेक्टर के लोग, दलित, आदिवासी, मुसलमान, वुमेन और इनफॉर्मल सेक्टर के जो वर्कर हैं, यानी इनफॉर्मल, देखिए दो सेक्टर होते हैं, फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर। अगर मैं मोटा मोटा बोलूं, फॉर्मल सेक्टर वो होता है जिसमें सरकारी नौकरी करने वाले लोग, एमएनसीज में काम करने वाले लोग, यानी जहां पर सैलरी मिलती है, 30 दिन आप काम करोगे सैलरी मिलेगी आपको अलाउंसेस मिलते हैं, छुट्टी होगी छुट्टी मिलती है आपको। इनफॉर्मल क्या होते हैं, छोटे छोटे, आप बनने की दुकान में काम करते हो, ठीक है, कहीं फैक्ट्री में मजदूर लगे हुए हो, तो वहां वेजेस मिलते हैं, वहां सैलरी मिलती है, वेजेस मिलते हैं, तो जहां मिलेगी इनफॉर्मल। और हमारे देश में लगभग 90% लोग जो हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। हमारे देश में अभी छोटी कंपनियां हैं, आप काम कर रहे हो, एक दिन आए सेठ जी लगा के काम नहीं मिला, जाओ घर से, कल से निकल, मतलब कल से मत आना, घर जाओ। आप कुछ कर भी नहीं सकते। लेकिन आप किसी एमएनसी में काम कर रहे हो, सरकारी स्कूल, सरकारी उसमें काम कर रहे हो, तो ऐसा नहीं पॉसिबल, हायर एंड फायर इतनी जल्दी नहीं होता है। तो अब क्या बोल रहे हैं कि जो मार्जिनलाइज्ड है, दलित, आदिवासी, मुसलमान, वुमेन, इनफॉर्मल सेक्टर काम करने वाले लोग, उनको तो बहुत ही जिंदा, मतलब बहुत ही मुसीबत होती है। कंटिन्यू सर्वाइव इन अ सिस्टम व्हिच एंश्योर द सर्वाइवल ऑफ रिचेस्ट, यानी कि ऐसे सिस्टम में जो गरीब है, जो पिछड़ा है, जो पीछे है, वो और पीछे रह पा रहा है, उसको दिक्कतें ज्यादा हो रही हैं। और सबसे बुरा बात यह है कि जो टैक्स पे करना पड़ रहा है, एक गरीब लोग ज्यादा टैक्स पे कर रहे हैं। हम देख ही लिया जीएसटी के अंदर जो है प्रोपोर्शनेट है, प्रोपोर्शनेटली, अनुपात में, नंबर्स में नहीं, अनुपात में जितनी सैलरी है। और जैसा कि एग्जांपल में देता हूं आपको, इसको थोड़ा समझा देता हूं। लेट सपोज माचिस पे टैक्स बढ़ गया और माचिस जो है वो 1 रुपए की जगह 2 रुपए की हो गई। माचिस पे टैक्स बढ़ा, माचिस जो है वो 1 रुपए की जगह 2 रुपए हो गई। अब एक फैमिली है, मजदूर फैमिली, जिसकी मंथली इनकम जो है वो 1000 रुपए है, और एक है हमारी नीता अंबानी, ठीक है। अब माचिस पे टैक्स सरकार ने बढ़ा दिया 1% का। अब गरीब मजदूर वो भी माचिस खरीद रहा है और नीता अंबानी भी खरीद रही, मान लेते हैं नीता अंबानी भी माचिस खरीद रही है। अब दोनों को जो माचिस है वो 3 रुपए की पड़ रही है, पहले 2 की पड़ती थी, 3 की पड़ रही है। तो अब ये बताइए, इस पैसे के बढ़ जाने से, 1 रुपए के बढ़ जाने से किस पे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, मजदूर पे कि नीता अंबानी पे? मजदूर पे। सैलरी कम है, डिसप्रोपोर्शनेट है, उसकी सैलरी के हिसाब से 1 रुपया भी बहुत बड़ा है, नीता अंबानी को फर्क नहीं पड़ेगा, इतना पैसा ऑलरेडी है। तो टैक्सेस, अब सरकार तो बोलेगी कि ना ना मैं तो बहुत ईमानदार हूं, टैक्सेस बराबर से होने चाहिए, टैक्स कोई अमीर गरीब नहीं, टैक्स बराबर लगाएंगे हम। अरे बराबर लगा दिया आपने, लेकिन किसको कैसा महसूस हो रहा है ये तो देखो। माचिस 2 की 3 कर दी आपने कहा कि मैं कोई भेदभाव नहीं करता, लेकिन अंबानी को अगर माचिस खरीदने को उसको कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन एक गरीब मजदूर को अगर माचिस लेनी पड़ेगी तो असर करेगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि आपके कहने से इक्वालिटी का जो आप नारा अपनाते हो उसको देखो तो इक्वालिटी सचमुच हो भी रही है कि ऐसा तो इनइक्वालिटी बढ़ा दी आपने। छोटी समस्या सॉल्व करने के चक्कर में बड़ी समस्या आप ले आए, ठीक है, समझ आ रही है? अच्छा, अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात देखते हैं। द टाइम, अब कहते हैं कि भाई अब समय आ गया है कि ना कुछ इस टैक्स के सिस्टम को चेंज किया जाए। क्या चेंज किया जाए? बड़ी अच्छी बात सुनो फिर। कहते देखो, पहली बात ना ये समझो, अच्छा यहां पर एक चीज और समझो, अमीरों का भी खत्म नहीं हुआ है अमीर प्रॉब्लम। पहले तो उन्होंने सारे मजे मार लिए, सारे रिसोर्सेज उनके पास हैं, टैक्स भी कम देंगे,
उसके बावजूद भी अमीर साहब को, जो अमीर लोग हैं भारत के, उन्हें मजा नहीं आ रहा देश के अंदर। वो कह रहे हैं कि यार जितना हम टैक्स पे करते हैं उस हिसाब से हमारे पास रिटर्न्स, हमें सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। और हमें सुविधाएं नहीं मिल रही मतलब कि सड़कें अच्छी नहीं है, गर्मी बहुत होती है, अमीरों के थोड़े चोचले होते हैं ना, तो क्या करते हैं वो इंडिया छोड़ रहे हैं, इंडिया छोड़ के विदेश में जाके बस रहे हैं। एक तो उन्होंने पैसा कम दिया, टैक्स अपने हिसाब से कम दिया, और देखा क्या कि सन 2021 में रिपोर्ट आती है कि लगभग 70-80 हजार इंडियंस जो हैं वो भारत की नागरिकता छोड़कर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके जाके बस गए। यानी कि सुपर रिच इंडियंस जो इस धरती में पैदा हुए, यहीं बिजनेस किया, यहां पर सारे रिसोर्सेस का इस्तेमाल किया, और जब देश को देने की बारी आई तो उनको लगा कि यहां टैक्सेस बहुत ज्यादा है, सरकार बहुत टैक्स ले रही है, हम नहीं दे पाएंगे, टैक्सेस बहुत ज्यादा है पर हमें रिटर्न्स में कुछ नहीं मिल रहा है, हम जाएंगे दूसरे देश में, अमेरिका चले जाएंगे, यूके चले जाएंगे, यूएस चले जाएंगे, या टैक्स हेवन कंट्री में चले जाएंगे। टैक्स हेवन कंट्री जहां पे टैक्स ना देना पड़े, मॉरिशस वगैरह, वहां पर रहेंगे, टैक्स कोई नहीं पे करेंगे। तो अब देखो कितने सारे 80 हजार सुपर रिच, 80 हजार कम नहीं होता। यहां पे आम आदमी की बात नहीं कर रहे, ये मिलेनियर्स की बात कर रहे हैं, बिलियनियर्स, बिलियनियर्स, ठीक है। अच्छा, ग्लोबल वेल्थ माइग्रेशन ने रिव्यू रिपोर्ट दी है अपनी, ग्लोबल वेल्थ, इसमें 5000 मिलेनियर्स, 2% ऑफ टोटल नंबर ऑफ एचएनएस हैड लेफ्ट इंडिया इन 2020। यानी कि 5000 इंडियन जो कि हाई मतलब हाई नेट इनकम, हाई नेट इनकम, सुपर रिच, इसे क्या बोलते हैं, सुपर रिच, लगभग 5000 सुपर रिच लोगों ने भारत को छोड़ा है। यानी कि आप देख लो कि क्या हो रहा है। समझ में आ रहा है आपको, गहराई समझ में आ रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि आंकड़े बिल्कुल दुरुस्त होंगे, रिपोर्ट अपने प्रोपेगेंडा कर सकती है, लेकिन मैं आपको एक ओवरव्यू तो मिल ही रहा है आपको। अब कहते हैं कि करना क्या चाहिए, तो इस रिपोर्ट ने रिकमेंडेशन भी दिया है, सरकार को रिकमेंडेशन दिया है अपनी तरफ से। आप चाहो तो कुछ पॉइंट्स ले सकते हो जो कि लेने चाहिए। पहला बात बोलता है कि भाई देखो, पहला ना ये जो टैक्स सिस्टम है इसको खत्म करो, ये जो टैक्स सिस्टम है उसे खत्म करके प्रोग्रेसिव टैक्स मेजर्स लगाओ। प्रोग्रेसिव टैक्स, ये इंग्लिश में है अच्छी जगह, प्रोग्रेसिव टैक्स जो अभी सिस्टम टैक्स का चल रहा है उससे फर्क बढ़ रहा है अमीर और गरीब के बीच में, जो कि सही नहीं है। इसको बदल के प्रोग्रेसिव टैक्स लगाइए, जैसे कि वेल्थ टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स, यानी कि आपको जो वेल्थ आपके पास है, जैसे कि अडानी साहब के 2% टैक्स लगा दो, वेल्थ पूरी जितनी है वो लगाओ, इनकम पे नहीं वेल्थ पे, या पापा मामा चाचा ने आपको प्रॉपर्टी दे दी उस पर टैक्स लगाओ। और ये देखा गया है इतिहास में कि जब इस तरह के टैक्स रखते हैं तो इससे इनइक्वालिटी कम होती है, इस तरह के टैक्स लगने से इनइक्वालिटी कम होती है, ऐसा इतिहास में देखा गया है। और ये रिपोर्ट बोलती है कि भाई इस तरह के टैक्स लगने चाहिए, वेल्थ टैक्स और इनहेरिटेंस टैक्स, ठीक है। अच्छा, एक ना फाइट इनइक्वालिटी अलायंस इंडिया एक सर्वे कराया, किसने, फाइट इनइक्वालिटी अलायंस इंडिया ने एक सर्वे कराया, और उसमें कुछ आंकड़े निकल गए। सर्वे हुआ था, रिपोर्ट नहीं है, सर्वे है, लोगों की ओपिनियन है। क्या है ओपिनियन, समझिए। ऑक्सफैम बोलता है कि भाई, अच्छा, ऑक्सफैम और फाइट इनइक्वालिटी वाले दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, कहते हैं कि 2021 में ये हुआ कि 80% इंडियंस कहते हैं कि भैया अमीरों पर टैक्स लगने चाहिए, अमीरों पे टैक्स लगने चाहिए। अब अमीर क्या बोलते हैं कि सरकार बहुत टैक्स लगा रही है, हमें टैक्स बहुत लग रहा है, इसलिए हम इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि हमें बदले में कुछ नहीं मिल रहा, हमें बदले में तो सड़कें अच्छी नहीं मिल रही हैं, हमें बदले में तो गर्मी में रहते हैं, सरकार ने माहौल सही नहीं कर रखा है, सरकार के कानून सही नहीं है, वो छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। तो इधर क्या बोलते हैं, 80% को लगता है कि गरीबों पे ज्यादा टैक्स लग रहा है, अमीरों पे कम लग रहा है, तो अमीरों पे टैक्स लगने चाहिए, ठीक है। और क्योंकि जो लोग ने ये पैंडेमिक के बाद पैसा कमाया है, 121% बढ़ गया था ना, ठीक है, तो उसका कुछ फायदा तो गरीबों को भी होना चाहिए, तो पैसे का कुछ तो इंतजाम होना चाहिए, ठीक है। तो टैक्स लगाना गरीब अमीरों पे गलत नहीं है। अच्छा, अमीरों से कहानी क्या होती है, एक ना समझिए इस बात को, मोर देन 90% लोगों ने कहा, क्या कहा कि भैया यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी, राइट टू हेल्थ, एक्सपेंशन ऑफ बजट टू प्रिवेंट जेंडर बायस वायलेंस, ऐसी चीजों पर सरकार बजट बनाए। यानी कि
यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि मिनिमम सिक्योरिटी तो हम आपको देंगे। अभी क्या है, अगर आपकी नौकरी चली जाए तो कोई सरकार से पैसा नहीं मिलेगा। अब बहुत गरीब हैं तो थोड़ा बहुत आपको राशन मिल जाएगा, सोशल सिक्योरिटी नहीं है, कुछ नहीं है ना, मतलब आप बस भगवान भरोसे चल रहे हो। तो उस भगवान भरोसे को छोड़कर कानून भरोसे आ जाए तो यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी आ जाए कि भाई चलो किसी को हेल्थ का मसला आ गया तो भूखे ना मरे, तो कुछ पैसा मिलना चाहिए। ठीक है, 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने एक कैंपेन चलाया था जिसका नाम है न्याय। क्या है? न्याय। तो यह बोला गया था कि एक हम यूनिवर्सल एक सैलरी देंगे, यानी सबको 5,000 रुपए देंगे। और ऐसा कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि ये इंडिया में है, मतलब विदेशों में होता है कि मिनिमम सैलरी मिलेगी आपको, हर इंसान को जो एप्लीकेबल होगा सरकार उसको पैसा देगी जिससे अपने खर्चे चला पाए। और वो पैसा जो है सरकार लोगों के माध्यम से इकोनॉमी में लेकर आएगी, जिससे इकोनॉमी और अच्छी रन करेगी, क्योंकि लोगों को पैसा आएगा तो लोग जरूरत की चीजें खरीदेंगे, इकोनॉमी चलेगी बेहतर तरीके से। ऐसा विदेशों में होता है। ठीक है, अब ये अलग बात है कांग्रेस हार गई। ठीक है, और इसको जो है वो अभिषेक बैनर्जी जिनको नोबेल मिला था इकोनॉमिस्ट, उन्होंने ही इसको प्रपोज किया था। चलिए, तो दूसरा है कि राइट टू हेल्थ, भाई अच्छे हॉस्पिटल होने चाहिए। और क्योंकि एक आम आदमी पर या तो हेल्थ या तो एजुकेशन, दो ही का सबसे ज्यादा खर्चा होता है, और दोनों का सरकार उठा ले तो कितनी अच्छी बात है। ठीक है, तो ये चीजें जो है सरकार वो बोल रहे हैं इट इज टाइम टू डिमोलिश। ये बोलते हैं कि अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि भाई अमीर आदमी को पहले अमीर कर दो, उसका जो प्रभाव है धीरे धीरे नीचे आएगा। इसे कहते हैं हम लोग ट्रिकलिंग डाउन इफेक्ट। ट्रिकलिंग डाउन इफेक्ट यानी कि जैसे कि मान लो पानी पर पाइपलाइन जो है वो खोई और धीरे पानी नीचे गिरता है। तो यहां पर कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि अगर ऊपर के लोग अमीर हो जाएंगे तो अपने नीचे वाले को वो फायदा पहुंचाएंगे, फिर इसके वाले नीचे वाले को फायदा पहुंचाएंगे। यानी कि पहले सबसे ज्यादा अमीर जो हो जाएगा, ये फायदा नीचे वाले को बचाएगा, फिर ये आदमी नीचे वाले को बचाएगा। इस तरह का होता है ट्रिकलिंग डाउन इफेक्ट कहते हैं। और हमेशा हमने वही सोचा कि अगर कुछ लोग अमीर हो जाते हैं तो वो बिजनेस करेंगे, फैक्ट्रीज लगाएंगे, और उस फैक्ट्री से बाकी को काम मिलेगा और धीरे धीरे ऐसे लोग अमीर होंगे। लेकिन आंकड़े शो करते हैं कि 80 सालों के बाद भी ये थ्योरी सही साबित नहीं हुई है। इसलिए अभी भी इतनी ज्यादा इनइक्वालिटी है। इस कॉन्सेप्ट को खत्म करने का वक्त आ गया है और सुपर रिस्पेक्ट टैक्स लगाने का समय आ गया है। लगाओ सुपर टैक्स इनके ऊपर, क्योंकि सबसे ज्यादा रिसोर्सेज का फायदा भी इन्होंने उठाया है। ठीक है, और ये टैक्स से बच जाते हैं। ठीक है, इससे ही जो है इनइक्वालिटी कम होगी और डेमोक्रेसी बचेगी। ठीक है, तो ये कुल कुछ पॉइंट्स थे जो ऑक्सफैम ने बोले हैं। अब ये मैं फिर कह रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि सरकार इस सब बातों को इत्तेफाक रखे। ठीक है, आपको थोड़ा सा आइडिया रखना है। जो आंकड़े इकट्ठे यहां पे हुए हैं उसको आप स्मार्टली यूज कर सकते हो, स्मार्टली यूज कर सकते हो। ठीक है, सरकार से हमें मतलब नहीं है, हमें एग्जाम से मतलब है कि आप इन आंकड़ों को स्मार्टली इस्तेमाल करो। जो ट्रिकलिंग डाउन इफेक्ट का कॉन्सेप्ट है उसको सही तरीके से इस्तेमाल करो, और जो सवाल आएगा एग्जाम में आएगा उसमें आप इसको यूज करो और अच्छे नंबर पाओ। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।